नमस्कार, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं सुनीता सानू जी, जो एक जानी मानी व्यंग लेखिका हैं। वो कविताएं भी लिखती हैं, व्यंग भी लिखती हैं और कहानियां भी लिखती हैं। आज हमको उनसे समय मिल गया और हम अब देखेंगे, पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा कैसे पूरी की अब तक। तो सुनीता जी, स्वागत है। नमस्कार सजीव जी, अच्छा लगा है अनुस्वार मंच पर। अनुस्वार मंच का एक ही उद्देश्य है कि लेखकों की प्रतिभा का जितना स्पष्ट रूप से समाज के सामने या पाठकों के सामने रखा जा सके, उसका प्रयास किया जाना चाहिए और उनके कृतित्व को जहां तक हो सके सामने लाना चाहिए, ताकि पाठक पढ़ें और उसका मूल्यांकन करें और जो अभिव्यक्ति आपने की है उस अभिव्यक्ति का एक मंच मिल सके, प्रिंटेड रूप में, किंडल के रूप में, डिस्कशन के रूप में, किसी भी तरीके से। तो आज हम आपकी साहित्यिक यात्रा पर चर्चा करेंगे और पड़ताल करेंगे कि क्या क्या लोगों को पता है और क्या क्या नहीं पता है। जी। पहला प्रश्न, इसमें करोड़पति वाली चीज नहीं जुड़ी हुई है। पहला प्रश्न ये है कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? साहित्यिक यात्रा, साहित्य तो मुझे लगता है कि उसी समय से शुरू हो जाता है जब हमें पढ़ाया जाता है, पढ़ना लिखना शुरू करते हैं हम, और उसी समय कुछ कहानियां बुनते हैं, स्कूल में सुनाते हैं और फिर टीचर्स हमारी चेक करती हैं, बताती हैं कि कौन अच्छी कहानी पढ़ रहा है, कौन अच्छी सुना रहा है, कौन, मतलब वहीं उसी समय से साहित्यिक यात्रा शुरू हो जाती है। मैंने पहले बहुत बचपन में लिखी थी चींटी का आत्मबल, चींटी से सीखना चाहिए कि ये कितना आत्मबल होता है। कहानी थी? हाँ, छोटी सी बच्चों की कहानी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो मैं थी कि समझिए 6ठी-7वीं क्लास में थी उस समय। तो हाँ, उस समय मैं कविताएं भी छोटी छोटी लिखा करती थी, बच्चों की कविताएं लिखती थी और चंपक नंदन में भेजा करती थी उस समय। और इसके साथ ही काका हाथरसी को पढ़ती थी तो हास्य कविताएं सुनाया करती थी। मुझे हास्य कविताओं का बहुत ज्यादा शौक था। ये जो है अशोक चक्रधर है, शैल चतुर्वेदी जी हैं, तो इनको सुनना भी पसंद था मुझे, लेकिन ज्यादा मुझे काका हाथरसी पसंद थे। और क्यों पसंद है ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे उनकी कविताएं बहुत मजा आता था और कभी कुमारी सभा में सुना के खूब अवार्ड जीते मैंने उनकी कविताओं पे। तो ये हुआ मेरी शुरुआत। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके समय बीतता चला गया और लिखना पढ़ना कम होता चला गया और पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई और फिर शादी हुई। शादी के बाद बिजनेस शुरू हुआ, चाय का बिजनेस किया शुरू। तो उस दौरान भी कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं हुआ। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला मतलब क्या लिख सकती हूँ, क्या नहीं लिख सकती हूँ। तो ये 2006 की बात करते हैं हम। 2006 में मुझे कंप्यूटर भी नहीं आता था। 2006 में मैंने सबसे पहले कंप्यूटर चलाना सीखा जी। और जब सीखा तो यहाँ पे देखा कि बहुत सारे कविताएं हिंदी फॉन्ट्स उसमें डाउनलोड किए। सूषा फॉन्ट थे मेरे पास, सूषा, जो मैंने कीबोर्ड पे ही लिख के एक शब्द को अपने लिए सेव कर लिया था कि ये मुझे ऐसे से लिखना है। हिंदी लिखना खुद सीखा सूषा बोर्ड से। फिर छोटी छोटी कविताएं डालना शुरू कर दिया उसमें, लिख के अपने आप पोस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने ही पेज पे बनाना शुरू कर दिया। और 2-3 मेरे को कुछ कार्यशालाएं मिली, जैसे ई कविता ग्रुप था और अभिव्यक्ति अनुभूति ग्रुप था, पूर्णिमा वर्मन जी से जुड़ी मैं, और काव्यालय ग्रुप था एक, और साहित्य सृजन के नाम से एक और ग्रुप था। ऐसे करते करते एक बार ब्लॉगर से जुड़ी मैं, ब्लॉगर से। 2006 के लास्ट मंथ में मैंने ब्लॉग बनाया, मन पखेरू फिर उड़ चला, जिस नाम से मेरी किताब है, कविता संग्रह है, उसी नाम से मैंने ब्लॉग बनाया 2006 के लास्ट मंथ में। तो वहां अपनी जो भी मन होता था अपनी कविताएं मैं उसमें पोस्ट करती थी और बहुत सारे लोग उसमें आके कमेंट करते थे। फिर मैं उनके ब्लॉग्स को पढ़ती थी। उसमें अनुनाद सिंह और उड़न तस्तरी और समीर लाल जी जो है वो, और हिंदी कविताएं और कहानियां, लेख, सब कुछ मुझे पढ़ने को वहां मिलता था। ये था नारद
के नाम से एग्रीगेटर था, जहाँ पे सारे ब्लॉग चलते थे। धीरे धीरे ब्लॉग वाणी शुरू हुआ, ब्लॉग वाणी के ऊपर फिर धीरे धीरे सभी मेरे को मिलने लगे ब्लॉगर्स। तो उस ब्लॉगर की एक फैमिली बन गई पूरी पूरी। ओह, हम सारे ब्लॉगर दैट्स गुड। मीटिंग करते थे, जैसे आज मीटिंग होती है व्हाट्सएप पे, उस समय हम सभी ब्लॉगर जो है साथ मिलजुल कर मीटिंग करते थे। ऐसा नहीं था कि बेस्ट। हम ये नेट के ऊपर ही देखते थे एक दूसरे को, हम वास्तव में मिलते थे एक दूसरे से, एक दूसरे को पहचानते थे। तो ऐसी ब्लॉगर्स मीटिंग मैंने काफी की, यहाँ पे दिल्ली में आयोजित करती थी और दूसरे लोग भी आयोजित करते थे। और मैं कवि सम्मेलन वगैरह करवाने लगी, इस बहाने से मतलब सब लोगों से मिलना जुलना मेरा होने लगा। तो हमारी मीटिंग्स ज्यादातर होती थी ये कॉफी होम और कॉफी हाउस है, यहाँ पे होती थी ज्यादातर मीटिंग्स। जी तो और या फिर कोई ऑडिटोरियम में हम कार्यक्रम किया करते थे, तो वहां हम लोग सब मिलते थे, कैफेटेरिया में मिलते थे। तो वहां हम हमारा मिलना जुलना हुआ, आपस में एक दूसरे की जानकारियां हुई कि कौन क्या लिखता है। मसीह जी भी जो आज बहुत बड़े राइटर हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए थे। आज फेसबुक पर ये समझ लीजिए आप, ब्लॉगर जितने भी मेरे मित्र थे और लिखती थी लेखिकाएं मित्र थी, वो सब आज फेसबुक पर हैं। हम सब लोग बहुत आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उस समय आसान नहीं था, कोई कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अपना पैसा खर्च करके हम सब लोग एक जगह इकट्ठे होते थे हाँ। और फिर मीटिंग किया करते थे। तो वो अलग चीज थी। लेकिन उस समय उस ब्लॉगिंग की वजह से ही मेरे को प्रिंट मीडिया में स्थान मिला। उस ब्लॉगिंग की वजह से मेरे को रेडियो में, टीवी में स्थान मिला कार्यक्रम करने का। तो सबसे पहले मेरा पहला व्यंग छपा था, सबसे सुखी गरीब, अमर उजाला में। ये बहुत सही बात कह रही हैं आप। ये व्यंग कहाँ है, ये तो सच्चाई है। ये भी था। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे व्यंग लिखना आता है। मुझे ये भी नहीं पता था ये व्यंग है। दरअसल बात ये है कि कविता तो था, पता था ये कविता लिख रही हूँ, लेकिन कविता के साथ ये भी नहीं पता था कि ये वास्तव में कविता है, जो मैं लिख रही हूँ ये कविता ही है। तो इसकी पहचान भी नहीं थी, क्योंकि हम लिखते चले जाते हैं अपने मन की बात, जैसे कि ठीक अपने बात है। मन में जो होता है हम सब लिख डालते हैं। लेकिन कौन बताएगा कि जो लिखा है गीत है, जो ये कविता है, या ये कहानी है, या ये व्यंग है। हर विधा के कुछ मीटर होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उसके अनुसार चलना ही होता है। तो मुझे नहीं पता था। तो धीरे धीरे मेरे से ऐसे मित्र जुड़े जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के लिखना सिखाया, चलना सिखाया। बहुत से मित्र हैं ऐसे, मैं नाम लूं तो कुछ कुछ एक मित्रों के नाम ले सकते हैं आप। हाँ, एक राकेश खंडेलवाल जी हैं, काफी बड़े हैं मुझसे। और एक उड़न तस्ती समीर लाल जी हैं, वो भी काफी बड़े हैं। आकाश जी हैं, वो भी अमेरिका, ये सब बाहर के फॉरेन कंट्रीज में है, लेकिन हमारे भारतीय हैं। और ठीक। इन्होंने मुझे ब्लॉगिंग सिखाई। एक संजीव त्रिपाठी हैं छत्तीसगढ़ से, संजीव तिवारी जी हैं छत्तीसगढ़ से, और भी बहुत सारे मित्र हैं कि समझिए, मुझे मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो सब, जुबान पे नहीं आ पा रहे। इन सब ने मुझे ब्लॉगिंग सिखाया। अच्छा, लिखना मुझे सिखाया मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं आनंद कृष्ण। आनंद कृष्ण ने मेरे को कहा कि कविता क्या होती है, कविता किस तरह लिखी जाती है, आप जो लिख रही हैं वो आप जी रही हैं, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन इसको मीटर में कैसे बांधा जाए, कैसे आप इसको गजल बनाएंगी, कैसे गीत बनाएंगी। और ये अतुकांत कविताएं आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं, तुकांत बनने के बाद ये थोड़ी बिगड़ जाती है। तो मतलब एक भाषाई ज्ञान जो है वो उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया। और इसके बाद व्यंग की बात करती हूँ तो मुझे नहीं पता था कि मैं व्यंग लिख सकती हूँ। तो हिंदुस्तान के एडिटर हैं प्रताप सोमवंशी जी, उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ा उन्होंने मुझे कहीं, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैडम आप ये व्यंग लिखती हैं। मैंने कहा व्यंग क्या होता है सर? तो उन्होंने बताया कि मुझे ये किताबें पढ़नी चाहिए, परसाई जी ये उन्होंने बहुत सारी किताबें मुझे बताई। मैं बुक फेयर में गई, वहां से मैंने शरद जोशी जी को, परसाई जी को, उनको खरीदा, देखा। अच्छा, ये कटाक्ष किसी पर चोट भी लगे और मतलब किसी को कुछ कहा जाए और चोट भी ना लगे, तो उसको शारीरिक चोट ना लगे, उसको मानसिक रूप से जो उसको समझ में आए अपनी गलती, वो व्यंग है। तो उसके बाद जो मैंने व्यंग लिखने शुरू करे, तो पहला व्यंग मेरा यही छपा था, सबसे सुखी गरीब। और फिर बहुत बढ़िया टाइटल है। जी फिर एक कहानी छपी, वजूद, मेरा वजूद कहाँ है। मधुमती एक पत्रिका आपने भी सुना होगा, हिरण्य नगरी से आती है, हमारे वहाँ राजस्थान की है। तो मधुमती में बहुत खूब बढ़िया पत्रिका है।
जी। एक नगर पालिका की पत्रिका है, उसमें भी मेरी मेरी कहानी, मेरी कविताएं छपी। तो ऐसे करके जगत साहित्य नेस्ट, साहित्य अमृत, इन सब में छपना, मुझे कादम्बनी में छपी मैं, और शुक्रवार मैगजीन में मैं क्षणिकाएं कॉलम लिखती थी। 1 साल तक मैंने उसमें काम किया, मुझे कॉलम मिला हुआ था लिखना। और इसके अलावा भी, और मैं याद कर कर बताऊंगी आपको, बहुत सारी तमाम पत्रिकाएं, स्थानीय मैं पत्रिकाएं। चाहूंगा कि आप अपनी पहली जो छपी हुई कविता अगर याद हो तो सुनाएं। छपी हुई कविता, जो हाँ, पहले कविता भी सुना सकती हूँ और व्यंग भी सुना सकती हूँ, जो आप कहेंगे। कविता सुनाइए। पहले हम कविता, तो कवि हैं, तो कविता से पहला प्रेम। जी हाँ, एक कविता जो मेरी सबसे पहली आते हुए लोग में छपी थी। जी इसमें अमर उजाला में एक आता था कॉलम, आते हुए लोग, मतलब जो नए लोग होते हैं। जी। 1 मिनट रुकिएगा, या आंखें थोड़ी सी वो हो गई है ना। आने कोई नहीं, आराम से, विद ऑल कंफर्ट्स। हम्म, कविता का शीर्षक है, 1 मिनट रुकिएगा, इस समय तो पेज नंबर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम्म। हो जाएगा, अभी करती हूँ मैं इसको। हाँ, ये उस समय की कविता है जब मतलब एक, हम लोग कविता में वही तो लिखते हैं जो महसूस करते हैं। महसूस करते हैं, ठीक बात है। हाँ, तो उस समय की कविता है कि जैसे गए हुए थे बाहर कहीं, तो मैं अकेली थी घर में, तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। और ये अमर उजाला में आते हुए लोग, जो नए लोग होते हैं, उनकी कविताएं छपती हैं, तो वो छपी थी। उस समय मेरे ख्याल से गोविंद सिंह जी उसके संपादक थे यहाँ अमर उजाला में, जी। याद नहीं मुझे अच्छे से। तुम कैसी हो, अपने आप से प्रश्न करती हुई कविता है ये। तुम कैसी हो, उषा की आंख मिचोली से थककर, उषा की आंख मिचोली से थककर, निशा के दामन से लिपटकर, जब एहसास तुम्हारा होता है, अविरल बहते आंसू मेरे मुझसे पूछते हैं, तुम कैसी हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्यामल, शुक्रिया। श्यामल चादर ओढ़ बदन पर, श्यामल चादर ओढ़ बदन पर, जो 4 पहर मिलते हैं, मेरे मन के एक कोने में तेरी आहट सुनते हैं। डर डर कर रुकती सांसें, डर डर कर रुकती सांसें मुझसे पूछती हैं, तुम कैसी हो। कैसी? तन्हा रात के काले साए पर, तन्हा रात के काले साए पर, जब पदचाप कोई उभरती है, खोई खोई पथराई आंखें राह तेरी जब तकती हैं, हर करवट पर मेरी आहें, हर करवट पर मेरी आहें मुझसे पूछती हैं, तुम कैसी? कैसी हो। हाँ। ये तो वो समय था ना कि जब मैं, ये तो बहुत सुंदर कविता लिखी आपने ये। शुक्रिया, ये समय ही ऐसा था कि शादी को भी कुछ ही समय हुआ था, वो तो ऐसी। मेरा मेरा एक नया कलेक्शन है, जी जी। जो भी तैयार नहीं पूरी तरीके से। उस कलेक्शन का नाम है अकेलेपन की यात्रा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसकी कविता है, मन के सूनेपन में कोई साथ नहीं, और अपने हाथों में अपना ही हाथ नहीं। क्या बात है। मन दुनियादारी में के कितना पन्ने ही कोई खोया साथ मन। नहीं, अपने हाथों में अपना हाथ नहीं है। नो कंट्रोल, अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो दुनियादारी में कितना ही खोया मन, जाग रहा अनचाहे फिर भी सोया मन। सारे जग से मिलना जुलना याद रहा, और खुद से कभी मिला तो कितना रोया मन। खुद से कभी मिला तो कितना रोया मन। घटनाएं कितनी ही पर इतिहास नहीं। बहुत अच्छा लिखते हैं आप। सुने कोई साथ नहीं। आपकी कविताएं तो पढ़ी है मैंने, आप बहुत वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं। फेसबुक पे देखिए। संवेदनशील ही कवि होते हैं। जी। जी हाँ, व्यंग्य का विषय है सबसे सुखी गरीब। महंगाई जब आती है, अमीरों के सिर चढ़ जाती है।
मिडिल क्लास फैमिली को मुंह चिढ़ाती है, परंतु गरीब के पेड़ की एक डाल भी हिला नहीं पाती। वे कल भी तरसते थे रोटी को, और रोटी आज भी गरीब को भाव दिखाती है। जी। गरीब यह कहकर निजात पाता है, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, हम तो इसमें ही सुखी हैं। लेकिन पिसती रहती है मिडिल क्लास फैमिली, गरीब कहे जाने को तैयार नहीं, इज्जत खराब होगी। और सही बात। अमीरी के चक्कर में न जाने कितनी बार जलील होना पड़ता है। भाव ताव जोड़ तोड़ कर कैसे भी करके बमुश्किल घर का खर्च अमीर की तरह चला पाते हैं ये मिडिल फैमिली वाले। सारी भड़ास निकलती है महंगाई पर, दोनों की लड़ाई बराबर रहती है। अमीरों को महंगाई बड़ी खूबसूरत लगती है, कटी फटी ड्रेस हजारों रुपए में खरीदते हैं, जबकि गरीब कटी फटी ड्रेस में अपनी गरीबी छुपाने की कोशिश करता है, तथा उसी ड्रेस की को मिडिल फैमिली के पहनते ही अश्लील कहा जाता है, और फिर लगता है पटरी छाप कपड़ों पर बड़ी कंपनियों का नकली लेबल, जिसे खरीदकर मिडिल फैमिली अपने आप को अमीर महसूस कर पाती है। अपनी झूठी शान शौकत के चलते ये चेहरे अमीरों की भीड़ में आसानी से पकड़ भी लिए जाते हैं। हद से ज्यादा टपकती हंसी अथवा सहमापन यह बता देता है कि अभी अभी महंगाई ने इन्हें किस कदर निचोड़ा है। महंगाई के चलते अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए अमीर तरह तरह की अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं। कभी आसमान में शादी तो कभी पानी के अंदर, और अब तो सुनने में आया है दूल्हा हेलीकॉप्टर से उतरता है और दुल्हन गुब्बारे से। चाहे लाइसेंस हो या ना हो, इन शादियों में कई लाख रुपए सिर्फ कूदने फांदने में ही खर्च हो जाते हैं। ठीक बात। हाल ही में एक दूल्हे मियां 7,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर मंडप में पधारे। जैसे कि वे कह रहे हों, अगर बच गया तो इस शादी के मौके को हमेशा याद रखूंगा, और अगर बच न पाया तो तुम सब याद रखोगे मेरी कुर्बानी। जैसे कि देश के लिए शहीद हुआ जा रहा हो। मिडिल क्लास फैमिली की शादी जो महंगाई के साथ होती है, अपने बूते से बाहर दहेज देने पर भी दुल्हन के पिता की पगड़ी सरेआम उड़ा दी जाती है। दहेज की बलि वेदी पर बैठी दुल्हन या तो जला दी जाती है या छोड़ दी जाती है। सबसे सुखी है गरीब आदमी। कभी घोड़ी नहीं, कभी बैंड बाजा नहीं, तो कभी बाराती नहीं। दुनिया को शादी का पता भी नहीं चलता और शादी हो जाती है। एक दिन महंगाई मुझसे टकराई। मैंने पूछा उससे, ईश्वर ने जब इंसान को बनाने में भेदभाव नहीं किया तो क्यों भाई भाई के बीच दूरी बनाती है? क्यों तेरा आना ही समाज में दंगे फैलाता है? गरीब, अमीर और अमीर होता जाता है। वह बोली, सबको अपना नाम चाहिए, कुर्सी चाहिए। अगर सबके सब टाटा बिरला और मुकेश अंबानी बन जाएंगे तो मुझको कहाँ पाएंगे? मुझको कहाँ पाएंगे? मत भूलिए, मेरे आने से ही देश में इंकलाब आया है। मैं अगर चली गई तो देश में बाकी क्या बच जाएगा? भूख से तो कोई मरेगा नहीं, बीमारी से कोई डरेगा नहीं। बरसों से गरीब इतना भूखा है कि सब कुछ खाकर भी उसका पेट भर नहीं पाएगा और देश में अकाल पड़ जाएगा। वाह वाह। ये मतलब बहुत पुराना है। ये मेरे ख्याल से छपा था 2009। अब हम आपको एक छोटी सी लघु व्यंग्य रचना सुनाते हैं। मैंने अभी तक एक ही लिखी है। अच्छा जी। मैं आपको सुनाता हूँ। चूंकि महंगाई की बात आपने करी तो हमको महंगाई की बात याद आ गई। जी जी। ऋषिमन बिष्ट को बात कर लो, और अगर वो ना मिले तो दूरी क्रम से बात कर लो, साइन करा लो आज। और शुरुआत ऐसे करी है जी। और आनंदी बुआ आ गई। हम सब ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद दिया। बुआ ने आशीर्वाद दिया, महंगाई की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहो। सब लोग हंस पड़े। बुआ डांटते हुए बोली, क्यों हंस रहे हो सब? सही आशीर्वाद दिया है। इतनी महंगाई बढ़ाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, तो वही आशीर्वाद दिया है ना। बोले सही है बुआ जी। बुआ कमलू की तरफ देखकर बोली, क्यों कमलू, कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी? तो कमलू सक पकाते हुए बोला, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। तो बुआ बोली, पता है बढ़िया तो है, अर्थव्यवस्था की तरह जिसकी असलियत कोई नहीं जानता।
पर झंडे चारों ओर फहराए जा रहे हैं और मस्त सरकार की तरह कि क्या चल रहा है सरकार को ही नहीं मालूम, लेकिन फट रही नारों में। कल्लू चुप रहा, पूर्व प्रधानमंत्री की तरह, और मुस्कुराया जैसे अच्छे दिन आने वाले हो। राम भरोसे विस्मित होकर बोला, दीदी ये क्या पहेली बुझा रही हो, सीधे सीधे बताओ, नहीं तो अपनी समझ से बाहर है ये सब। आनंदी बुआ बोली, राम भरोसे तू तो रहेगा बुद्धू का बुद्धू, महंगाई पिछले सालों में कितनी तेजी से बढ़ी है और रुपए की कीमत घटी है। कोई भी चीज ले लो, पेट्रोल डीजल गैस के दाम तो बेहिसाब बढ़े हैं, दालों के दाम कितने बढ़ गए हैं, सब्जियां भी आसमान छू रहे हैं। कौन सी चीज के दाम कम हुए? कच्चे तेल के दाम गिरने पर भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। हाँ, रुपए के दाम जरूर गिरे हैं। पढ़िए थोड़ी, मैं खंड खंड सुना रहा हूँ। हाँ, वही लग रहा है मुझे, बीच बीच से सुना रहे हैं। मालती ने दीदिया का समर्थन किया, आप सही कह रहे हो दीदिया, इन्हें क्या पता, कभी बाजार जाते हो तो मालूम हो कितने पैसे पहले, जितने पैसे में पहले 1 किलो सब्जी आती थी उतने में पाव भर भी नहीं आती। वही तो, बुआ खुश हो गई कि जैसे उनका किसी ने बिना शर्त समर्थन कर दिया हो। ममता ने टोका, और अर्थव्यवस्था वाली बात? वाह वाह, छोरी तो तेज हो गई है। देश का विकास जीडीपी पर होता है, घरेलू उत्पाद कहते हैं उसको, और वो गिर रहा है। फिर हाथ घुमाकर बोली, भारत की विकास दर तो मूडी भी 5% कर दिया। हम तो बोली, इससे क्या होता है? बुआ बोली, घबराने वाली बात नहीं, इससे महंगाई और बढ़ती है, रोजगार घटती है। तो सरकार तो कहती है सबका विकास हो रहा है। तो बुआ बोली, पता नहीं बेटी, मुझे तो जुमला ही लगता है, और उठ गई। मैंने बहुत कोशिश की, ये गद्य में आपकी अपना हाथ चला। लोकरचना संग्रह के अंदर है? नहीं, संग्रह के अंदर नहीं। संग्रह क्या, पहली कविता, पहली व्यंग लिखी है, अभी तो संग्रह लायक हुआ ही नहीं। अच्छा अच्छा। एक्चुअली कविता में मेरा ज्यादा जोर चलता है, शुरू से ही काव्य में रहा तो इतना सारा लिख डाला, 13 प्रबंध काव्य लिख डाले, 41 काव्य संग्रह हो गए। आसान लगता है, मन की बात भी आसानी से कही जा सकती है। खैर एनीवे, ये तो अलग बात है। अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपने अल्टीमेटली किस विधा को चुना, और कौन सी विधा आपको सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छा तो मुझे कविता लिखना ही लगता है। सबसे सुकून जो मिलता है मुझे कविताओं में मिलता है। आप मेरे खेमे में हैं, अच्छा। हाँ, जो मैं जिसके लिए मुझे अधिक सोचना समझना दिमाग खपाना नहीं लगता है, कविता मुझे सुकून देती है। मैं कविता लिख पाती हूँ जब मैं परेशान होती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ, हर तरीके से लिख पाती हूँ। और बाकी ठीक है, व्यंग भी पसंद है, कहानियां भी बहुत पसंद है लिखना, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती। इन्वॉल्वमेंट। हाँ। तो ठीक है, कविताओं का संग्रह जल्दी बनाइए, हम हमारे कैटलॉग में आपका नाम भी जोड़ना चाहिए। कवित्री। हाँ, तब हम कहेंगे कि उसने व्यंग का रास्ता छोड़ दिया, अब कविता के रास्ते पर चलेगा। ऐसा लिखेंगे? क्यों कहेंगे ऐसा? रास्ता तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए कभी। इंडिया नेट बुक्स और सुनीता सानू के बीच में समझौता, अब केवल कविता पर ही काम होगा। कविता खराब कर देती, कैसे कर सकती है? कविता तो जिंदगी है, कविता तो सांसें है। देखिए, साहित्य में सबसे पहले अगर जन्म हुआ किसी का तो कविता थी। हाँ। संस्कृत साहित्य 80% साहित्य जो ना श्लोकों में लिखा हुआ है, छंदों में लिखा हुआ है। तो छंद नहीं तो कविता नहीं, अगर छंद नहीं भी है तो भी रस तो होना चाहिए। काव्यम रसात्मकम, नाट्य शास्त्र तो कविता के बाद आया। हाँ। बाद कहीं कहानी जमी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, गीत गजल आप कुछ भी ना लिखें फिर भी आप कविता लिखते हैं, क्योंकि आप पानी की तरह यदि बह रहे हैं, आपकी कविता खुशबू की तरह महक रही है, चारों तरफ आपकी वो फैला रही है कि आप हैं, इस दुनिया में हैं, इस दुनिया के बाशिंदे हैं, तो फिर क्यों नहीं लिखते हैं? मैं तो कई बार हैरानी होती है ये सोच कर। तो अगर लिखने बैठते हैं और मुक्त छंद भी लिखते, छंद मुक्त भी लिखते हैं तो भी गेयता आती है। अगर गेयता नहीं है तो संगीत नहीं जुड़ेगा उसके साथ,
अगर संगीत नहीं जुड़ेगा तो कविता अधूरी रहेगी। हमारे तो बोलने से गीता आती है। मुझे कहेंगे तू क्यों कविता बना रही है। इसीलिए मैं एक छतरी उठाना चाहता हूँ, जो हरी 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 झंडी उठाना चाहता हूँ कि कविता को का वर्तमान जो रचना है या जो रचनाशीलता है उसको बदलो और छायावाद से थोड़ा सा करुणा भी लेके चलो, ताकि जीवन में सूखापन खत्म हो। गद्य की तरह कविता पढ़ करके सूखापन ही आता है, उसमें गेयता हो तो आदमी उस गेयता में खो जाता है, क्योंकि संगीत और गीत दोनों का एक साथ। यथार्थ का चित्रण तो वर्णनात्मक है, वो तो अखबारों में भी आता है कि आज इतने की लूट हुई और इतने के एक्सीडेंट हुए, ये कोई साहित्य है? साहित्य की शुरुआत ही कविता है। छायावाद को पलटा के लाओ, भले उस प्रकार से मत लाओ, लेकिन छायावाद में कविताएं सुन करके पढ़ करके क्या मजा आता है, क्या गेयता लगती है। आपकी पहली कविता के साथ साथ मुझे पहली कविता याद आ गई। आप कहेंगे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, आप उधर सुनाने लगे। आपकी ये बहुत अच्छी कविता थी वो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कि आप अपने व्यंग विषय का विषय वस्तु कैसे चुनती हैं और पात्र कैसे निर्धारित करते हैं? हाँ। व्यंग ऐसे ही नहीं लिखा जाता। मेरे को कोई कहेगा कि व्यंग लिखना है और मैं लिख डालूंगी, नहीं लिखे। जब तक मुझे कोई परेशानी नहीं होती या मेरे को कोई चीज बहुत बुरी तरह कचोटती नहीं है, तब तक मैं व्यंग लिख नहीं पाती हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि कोई विषय दे देता है उसके ऊपर लिखो, तो जब तक मैं उस विषय में पूरी तरह डूब नहीं जाती हूँ और समझ नहीं लेती हूँ कि ये है क्या, मैं ठीक दो है, अक्षर भी नहीं लिख पाती। सही है, तो मन से उतरना मैं चाहिए। व्यंग नहीं चुनती हूँ, व्यंग मुझे चुनता है कि इस औरत को कैसे परेशान किया जाए, और फिर वो मेरे दिमाग में फिट बैठता है कि कुछ मैं कुछ नहीं चुनती उनती। तो, तो सामाजिक परिवेश से कैसे प्रभावित होते हैं आप? सामाजिक परिवेश बहुत बार परेशान भी करता है, अच्छा भी है, सब कुछ ठीक भी लगता है। प्रभावित ये होती हूँ कि क्या मतलब इस प्रश्न में क्या बताना चाहते हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? मतलब सामाजिक परिवेश आपको कितना उद्वेलित करता है कुछ लिखने के लिए? क्योंकि सामाजिक परिवेश बड़ी तेजी से बदलता रहता है, तो उस बदलती हुई या उस गतिशीलता के साथ आप कितना जुड़ पाते हैं? मुझे बिल्कुल भी उद्वेलित नहीं करता है सामाजिक परिवेश, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ, अपनी एक चाल चलती हूँ, अपने तरीके से चलती हूँ। मैं कभी किसी से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती जी। और कभी किसी के से परेशान नहीं होती। मेरे सामने आजकल के बच्चे भी रहते हैं, मेरे सामने पुराने टाइम के वो लोग भी रहते हैं, सबके अपने अपने महत्व है। और समाज में जो भी घटित हो रहा है, जैसा जो लोग जिस तरीके से चलते हैं, मुझे बिल्कुल भी उस चीज से कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, उद्वेलित मैं तब होती हूँ जब आजकल के जो बच्चे हैं, जो उनका अपने माँ बाप के प्रति जुड़ाव है बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरा पूरा टाइम मोबाइल के ऊपर सारा समय व्यतीत कर देते हैं, बड़े बुजुर्गों को समय नहीं मिलता है। फिर मैं देखती हूँ कि बड़े बुजुर्ग भी आजकल मोबाइल पे व्यस्त हो गए हैं। क्या उन्होंने बड़े तो बड़े बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी जो परेशानी है, हमारा एक एनजीओ है, उसमें हम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ कार्यक्रम करते हैं। उनके साथ में सबसे बड़ी परेशानी है कि वो बात किससे करें। जो मैं वो कोशिश करती हूँ कि सब लोग एक बार उनके पास बैठे जाके, सब उनसे करे, बातें करें, ये लेकिन कोशिश ऐसा करती हूँ। 10% केसेस में, 90% केसेस में लोगों के पास टाइम ही नहीं कि माँ बाप के पास बैठे। नहीं, टाइम होते हुए नहीं बैठते हैं। टाइम परेशानी ये है कि समन करती है। बाकी मैं किसी भी चीज में, जैसे आप छोड़िए। शादी होके मैं आई थी तो घूंघट प्रथा थी, तो बहुत बड़ा गज भर घूंघट करके मुझे चलना पड़ता था। तो उसका मैंने विरोध किया, धीरे धीरे करके। विरोध कैसे किया कि मुझे कुछ काम करना है तो घूंघट में तो काम होगा नहीं, और मेरा सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था, खींचने वाले ज्यादा लोग थे। फिर भी मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करने पड़े। तो आज जो मेरी बहू है वो घूंघट क्या, साड़ी नहीं पहनती, जो मर्जी वो पहनती है, करती है। तो तो ठीक है, जहां तक शालीनता बनी रहे कपड़ों में, बस मेरा बस। ये मानना है कि जो है ये सब चीजों से आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पर्सनैलिटी पे फर्क नहीं पड़ता।
जी, उसको जो अच्छा लगता है वो पहने। जिसको जो अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं इससे ज़्यादा वो नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होती इन चीज़ों से। बाकी दिक्कत मुझे सिर्फ़ यही होती है कि आपको अपने पेरेंट्स को समय देना चाहिए। मेरी नज़र में इतना सा है और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं परेशान होती हूँ। आज की स्थिति ये है कि लेखकों के द्वारा बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। हुँ, और विशेष करके सोशल मीडिया के कारण तो एक तरीके से लेखन विस्फोट हो गया। रचना धर्मिता इतनी तेजी से चल रही है लोगों की, कुछ लोगों की, जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसी दशा में पाठक क्यों नहीं जुड़ पा रहा इससे? क्या सोचते हैं आप? इसकी अभी एक छोटा-सा उदाहरण बताती हूँ आपको। एक हमारे गुरुजी, उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा समय एक चारपाई पे बिताया। घूम फिर लेते थे थोड़ा-सा, फिर चारपाई पे बैठ जाते, फिर घूम फिर लेते, फिर चारपाई पे। चारपाई पे पूरा किताबों का कबाड़ मचा रखा है। अलमारी, उनका पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। हर हम्म, चीज़ किताबें, 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 चारों तरफ किताबें। और इतने इनके संग्रह आ गए, इतना छप रहे हैं, कर रहे हैं, दुनिया भर का लिख रहे हैं। ज़बरदस्त लिखाड़, ठीक है? और उन्होंने अपने जीवन में लिखने के सिवा कुछ नहीं किया। ऐसा लेखन किस काम का? ठीक बात। ऐसा लेखन किस काम का? मेरा ये मानना है, आप उतना लिखो जितना आप लिख सकते हो, कि जितना आप अपने ऊपर लागू कर सकते हो। मुझसे तो मैं बहुत बड़ी लिखाड़ नहीं बनना चाहती। मैं ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ हर उस शब्द को जो मैं लिखूँ। मैं पहले जो मैं लिखूँ उसे मैं जीऊँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं दूसरों के लिए इतना लिख-लिख के छोड़ जाऊँ, पता नहीं कौन पढ़ेगा, कौन ना पढ़ेगा। हज़ारों किताबें मेरी छप जाएँगी, लेकिन मैंने उसको जिया तो है ही नहीं। ठीक बात। मैं जीना चाहती हूँ, सच बात बता रही हूँ कि मैं लिखने से अधिक जीना चाहती हूँ। ठीक बात। और फिर तो दूसरे जब लिख रहे हैं वो तो सिर्फ लिख मन से रहे हैं, लिखें, संजीव मन जी, से वो लिखें। सब लिख रहे हैं, वो कर कुछ नहीं रहे हैं। वो लिखने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें इंकलाब लाना है। अरे भैया, इंकलाब लाने के लिए बाहर निकलो घर से। कंबल में बैठे तुम लैपटॉप पे इंकलाब ला रहे हो, मोबाइल पे इंकलाब ला रहे हो। सही इंकलाब बात लाना है। है तो कुछ करके खटिया पे दिखाओ। बैठ के इंकलाब नहीं आता। घर में बैठ के कुछ नहीं होता। कोई भी इंकलाब नहीं आता। 4 दिन बाद वो फेसबुक उनकी वो आईडी बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। दसों लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब हो क्या रहा है, आप ये देखिए ना, सच्चाई क्या है इनके लेखन की? कुछ भी नहीं है। 2-4 यात्राएँ करती हैं महिलाएँ, ठीक है? इसको पकड़ती हैं, उसको पकड़ती हैं और फिर संग्रह आ जाते हैं दुनिया भर के। 5-6 किताबें पढ़ती हैं पुरानी, उसको बनाती हैं हीरो, उसको हीरोइन बनाती हैं, उसके ऊपर एक अच्छा खासी कहानी संग्रह आ जाते हैं, उपन्यास। मुझे नहीं समझ में आता। मेरे बस की बात भी नहीं है ये सब लिखना। मैं तो यथार्थ में जीती हूँ और मैं वही लिखती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। और जो मैं अब तक नया उपन्यास लिखूँगी, ऐसा नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी, अपनी कहानी लिखूँगी या कुछ ऐसी ऐसी महिला की लिखूँगी जिसको मैंने जिया है। कोई ठीक बहुत बात। बड़ी पद्मावती पे नहीं लिखूँगी मैं। दुनिया लिख चुकी है, क्या लिखना? तो ठीक बात पता है। नहीं संजय जी, गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया आपने सवाल-जवाब के लिए? नहीं, देखिए, अब 2 मिनट मैं लेता हूँ। अभी पीछे मैं रांची गया था पुरस्कार समारोह में अटेंड करने। हाँ जी। दिलीप तितरबे जी ने हमें बुलाया था। तो वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ डीन थे, अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उन्होंने महिलाओं को पीछे रहने और ये करने की बात करी। तो जब वो आकर के वापस चेयर पे बैठे तो मैंने उनसे कहा, सर आपसे एक अनुमति चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा अनुमति ये चाहिए कि मैं आपके महिलाओं संबंधी विषयों पर टेंजेंट में बात करना चाहता हूँ। तो कहते हैं अच्छा, अनुमति ये करिए, हमें विरोध सुनने को मिलेगा। तो मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने कहा, देखिए, बल का प्रदर्शन वही करता है जिस जो अंदर से निर्बल होता है, बिल्कुल। या उसमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, और तीसरा वो जो प्रेम के अभाव में जिया हो। माँ बाप भाई बहन बीवी, अगर प्रेम के भाव में जिया है तो वही अत्याचारी होगा, आतंकवादी होगा, या हाथ उठाएगा। हाथ उठाएगा। हमने कहा जहां तक ये कहने की बात कि महिलाएं कमजोर हैं, अबला हैं, तो मैं ये कहूं कि वो बला हैं जिसको कोई समझ ही नहीं पाया।
हमने कहा क्लिनिकली सेटअप हो चुका है, एक क्लिनिकली सिद्ध हो चुका है कि सिर के दो हिस्से होते हैं, राइट सेरेब्रल एंड लेफ्ट सेरेब्रल, और महिलाओं का लेफ्ट सेरेब्रल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और जिनका लेफ्ट सेरेब्रल एक्टिव होता है वही सबल होते हैं। इसलिए महिलाएं बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। फिर हमने कहा अपने वैदिक काल में जाकर के देखें तो आपको मिलेगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तो पूजा की बात कही गई है। पूजा वो ढोल गंवार वाली थोड़ी ना है। फिर हमने कहा आप ये देखिए कि प्रातः स्मरामि कौन है, अहिल्या मंदोदरी, तारा। प्रातः स्मरामि बोला गया है, पुरुषों में किसको बोला गया प्रातः स्मरामि? एक बेचारे समझदार आदमी इंद्र थे, उनको भी लंपट बना करके साहित्य ने छोड़ दिया। सही कह रहे हैं। फिर हमने कहा अगली चीज, सॉरी, जहां तक भक्ति भाव की बात है, कुछ पाने की बात है, तो सरस्वती जी के पास विद्या है, लक्ष्मी जी के पास धन है, और दुर्गा देवी के पास शक्ति है। देवताओं के पास क्या बचा? तो हमने कहा हमारा इतिहास वो रहा है, वैदिक कालीन इतिहास हो रहा है या प्राचीन इतिहास हो रहा है, जहाँ महिलाएं पुरुषों से कम नहीं आकी जाती थी, विदुषी होती थी, शास्त्रार्थ भी करती थी, ग्रंथ भी लिखती थी। तो महिलाओं को कमजोर कैसे मानते हैं आप? ये तो आक्रांता जो मुस्लिम शासक आए और उन्होंने पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया और स्त्रियों को अपहरण करके ले गए, कि उसके कारण से शुरू हुआ, लेकिन उसको फिर सबने एक जीवन का हिस्सा बना लिया। ये पर्दा प्रथा, ये फलाना, ये ढिमका, यही होता इतने था सब लाद दिए खाना अपने ले जाए। बच्चे कि वो बाहर निकल ही ना पाए। हमने कहा अकबर को महान कहते हो, हाँ, वो किस लिए महान था? इसलिए कि 5,000 औरतें उसकी अंतपुर में थीं, या इसलिए कि वो भेष बदल करके बहुरूपिया होकर के मीना बाजार में जा करके तलाशा करता था कि आज किसको उठवा लिया जाए? किस बात का महान था? तो हमने कहा इन्हीं मान्यताओं के कारण स्त्रियों की स्थिति कम हुई है। जॉन मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, तो महिलाओं के लिए भी यही पीरियड ऐसा था जो पैराडाइज लॉस्ट था, लेकिन अब वो समय खत्म हो गए हैं। महिलाएं अब पैराडाइज रिगेन की तरफ चलेंगी, पैराडाइज रिगेन की तरफ चलेंगी। तो इसलिए मुगालते में मत रहो, सिंहासन खाली करो कि महिलाएं आती हैं। अच्छा, अच्छी स्पीच दी आपने। मैंने गलत बोला तो बता दीजिए। अधिकतर लोग डरते हैं, दरअसल महिलाओं से डरते हैं, क्योंकि सभी को पता है, मतलब ज्यादातर को पता है कि जब महिलाएं कुछ काम करती हैं, एक साथ 4-5 काम इकट्ठे कर लेती हैं। और उनजी खुद बोलते हैं कि तू इधर भी है, तू उधर भी है, उधर भी है, चारों तरफ कैसे देख लेती है, कैसे कर डालती है एक साथ। मैं नहीं कर पाता। मैं एक बार मैं चाय बनाऊंगा तो चाय ही बनाऊंगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। और मैं चाय के साथ दुनिया भर के काम कर डालती हूँ। तो वो ये हमको ईश्वर ने अपने आप ही, मेरे को लगता है 10-12 हाथ दिए हैं, या दिमाग भी दिया है कुछ ऐसा। तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसका घमंड नहीं होना चाहिए। महिलाओं में भी बहुत प्राउड हो जाता है इन चीज का कई बार। नहीं, ऐसा देखिए, जरूरी है। बड़ चेतन गुण दोष में तो सारी महिलाएं एक जैसी नहीं है। कुछ स्वच्छंदता का की परिभाषा कुछ बनाती हैं, कुछ स्वच्छंदता की परिभाषा कुछ बनाती बहुत उल्टा बनाती हैं, बहुत क्या उल्टी कर- परिभाषा। वो नेगेटिव है ना, वो रास्ता नेगेटिव रास्ता है। स्वतंत्रता का मतलब बहुत सारी महिलाओं ने कम कपड़े पहनना, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना, रातों को घूमना और क्लब अगर यही स्वच्छंदता है तो ये है, समझ लिया है। ये समझ लिया है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये खुद अपने आप के ऊपर बंदिशें हैं। ये तो अपने आप को बर्बाद करने वाली आदतें हैं। बर्बाद करने वाला काम है। हमने 13 प्रबंध काव्य लिखे हैं, जिसमें से 11 प्रबंध काव्य महिलाओं पर है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता तो यही है, देखिए कि हम दोनों बात कर रहे हैं। और क्या, और कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक रूप से रचनात्मक कार्यों में लग के आगे आगे बढ़ो। तो ये हो कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ जन्म कि हुआ हो, कि व्यर्थ न हो, समझ कि कहीं ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन। एक ही सीढ़ी के लोग हैं हम। जी, तो अगला प्रश्न
पूर्णतया व्यक्तिगत है, साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो ये है कि आपकी अभिरुचियां क्या क्या हैं, हॉबीज क्या क्या हैं हॉबीज, साहित्य के अलावा? मेरी हॉबीज है घूमना फिरना, अरे पहाड़ों पे, नदियों पे, समुद्र पे, जहां भी मैं जा सकूं खूब घूमना फिरना, और बागवानी करना, खाना पकाना, और मतलब पूरी तरह से जिंदगी को एंजॉय करना। हॉर्स राइडिंग मुझे बहुत पसंद है, और किताबें पढ़ना है, लेकिन किताबों के साथ इतना बहुत ज्यादा पागलों की तरह मैं वो ज्यादा। हाँ, वो नहीं होता कि पागलों मूवीज की तरह देखना लगे। मुझे बहुत पसंद है, जब मूवी देखती हूँ तो कोई मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करे। और एक ड्राइंग बनाना, अच्छा, बचपन से पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग भी करते हैं आप? बचपन से बहुत काफी ड्राइंग आर्टिस्ट रही हूँ, कलर अरे कलर वाह वगैरह, जी, ये तो आप छुपा रुस्तम निकले। तो ये सब करती रहती हूँ। और भी बहुत सारी हैं जो है। काफी मेरे से मिलती जुलती हैं। मैं तो जब अमेरिका जाता हूँ बच्चों के पास, अभी तो खैर इस बार तो नहीं किया क्योंकि कोरोना का चक्कर चल रहा है, वरना जब मैं जाता हूँ तो रास्ते में यूरोप में किसी कंट्री में रुक जाता हूँ, तो 2 कंट्रियों में 2-2 3-3 4-4 दिन घूम फिर करके और तब फिर पहुंचता हूँ। तो इसी तरह इसी क्रम में 37 देशों की यात्रा हो चुकी। एक बार मैंने टीवी सीरियल के लिए एक वो किया था, क्या कहते हैं, शूटिंग। शूटिंग की थी मैंने। तो 50 कैंडिडेट्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वाह। सीरियल बना था यही तथ्य है, शनिवार को आता था। तो 20 दिन शूटिंग की थी। उसके बाद मेरे परिवार को पता चला कि मैं टीवी पे आने वाली हूँ, तो टीवी के लिए सीरियल और बन रहा है। पवन जी बेचारे पूरा साथ देते थे, मेरा हर चीज में सपोर्ट करते थे, जी। लेकिन मेरी सासू माँ ने मना कर दिया, ओ। ये करेगी तो वहां बुला ली जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब खूब धमकियां मिली मुझे। तो मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। हाँ, ये जरूर किया था। नहीं, कई और बार समझौता करना पड़ता है। तो हाँ, हेमंत समझौता करना पड़ता कोई। है। तो वैसे आर्टिस्ट रही हूँ मैं, और स्कूल कॉलेज के टाइम में पन्ना धाए बनती थी मैं, तो ओ। हर साल मेरे को अवार्ड मिलता था। और मैं अवार्ड हमेशा कोई ना कोई अवार्ड लेके आती थी, स्कूल कॉलेज फंक्शंस जितने एनुअल डे होते थे, तो ऐसा कोई दिन नहीं बीता था जब मेरे को कभी कुछ नहीं मिला हो। चाहे कविता सुनानी हो, चाहे डिबेट्स हो, चाहे ये अपना ड्रामा वो वाला प्लेज हो, डांस हो, तो हमेशा अवार्ड ले लेके मेरे घर में ज्यादा सबसे ज्यादा अवार्ड मेरे रहते थे। हाँ, एक और 100 मीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़, तो अच्छा। पापा मुझे पीटी उषा कहते थे। तो उसमें भी मैं पागलों की तरह भाग लेती थी, तो प्ले में भी, तो उसमें भी दौड़ने में भी, सब में। तो मम्मी कहती थी, बाद में मैं 11वीं क्लास के बाद दौड़ नहीं पाई, क्योंकि थी तो पिलाने की ना। तो मम्मी बोली ये निक्कर पहन पहन के नहीं दौड़ेगी तू लड़कों के बीच में। तो मेरी बहुत सारी चीजें रह गई, छूट आप गई। पिलानी की हैं तो पिलानी में एक बढ़िया सा कार्यक्रम करना चाहिए। हाँ, जरूर जरूर, मैं भी सोच रही हूँ करना चाहिए, मैं करना भी चाहूंगी। देखते हैं, कि कोशिश करते आप हैं। योजना बनाइए, ढूंढते हैं कोई स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन करेगा, आप? अभी अभी भोपाल वाला एक कार्यक्रम था, उसमें मैंने स्पॉन्सर करवा दिया था किसी से। ठीक है, तो आप इस स्पॉन्सर करेंगे तो मैं करने को तैयार हूँ। नहीं, तो कोई मेरी ढूंढ लेंगे। कंपनी अभी बहुत बहुत एक्टिव सारे है। बहुत सारे क्लाइंट हैं, लीगल साइड में तो क्लाइंट ही है ना, हाँ हाँ। किसी से भी बात नहीं, कर। आपके साथ मिलके मैं काम कर सकती हूँ, प्रोग्राम सारा अरेंज कर सकती हूँ, सारा काम कर सकती हूँ। अभी मैं फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आई पवन नो, जी से फाइनेंशियली क्यों क्यों हेल्प करें, ले। नवोदित या उदीयमान लेखकों के लिए। हाँ, मैं संदेश सिर्फ एक देना चाहूंगी सभी लेखकों को, अपने हम उम्र दोस्तों को, या छोटे बड़े जो भी हैं सभी को, कि मानवता बचाए रखें, इंसानियत बचाए रखें। चाहे वो लेखन हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई भी परिवेश हो जिसमें आप रह रहे हैं, बहुत जरूरी है। अभी कोरोना के समय में सबसे जो प्रॉब्लम जिस चीज में आई है, जो सबसे ज्यादा खराब चीज रही है, इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है, न प्रेम है न कुछ है। तो बहुत जरूरी है कि प्रेम हो आपस में। तो तकनीक ने दूरियां कम की हैं, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं। भौगोलिक दूरियां कम की हैं, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं। दिलों की एक। दुनिया बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक घर में 6 लोग हैं और 10 मोबाइल हैं, 4 लैपटॉप हैं, जी। सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपस में कहीं नहीं जुड़े हुए हैं।
तो ये हकीकत है। एक पलंग पे आपकी साथ सोते हुए दो। आपकी इस संदेश के साथ ही हम आज के सत्र समाप्त करते हैं। जी जी।